हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप अच्छे होंगे। नित्यम क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम, जैसा कि हमने बताया था कि 1 अप्रैल से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उसी के अंतर्गत हम आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे। एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस मीन होता है काल, और काल मीन समय। ग्रामर के अनुसार टेंस 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, ट्रांसलेशन के अनुसार प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। सेकंड, पास्ट टेंस। और थर्ड, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान काल, इसको पास्ट को भूतकाल, और फ्यूचर को भविष्यत काल बोलते हैं। ट्रांसलेशन में 4 नियम इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 ही इसके नियम होते हैं। टोटल मिलाकर 12 टेंस हमारे होते हैं। अब आज बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के पार्ट देखते हैं। प्रेजेंट, इसके 4 टाइप होंगे। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमारे पास्ट के, यहां पर प्रेजेंट की जगह हम पास्ट यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर में भी ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही क्रम से हम इनको बारी बारी से पढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित, जैसे कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मीन अनिश्चित होता है, अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल हम इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हमें पहचान का पता होना चाहिए इसकी। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन हिंदी वाक्यों के अंत में, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आए तो हमें समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसके रोल के बारे में बात करते हैं। रोल इसका कैसे रहेगा। एक वचन सब्जेक्ट के साथ, जो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ाए हुए हैं, एक वचन सब्जेक्ट मीन कर्ता के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। सेकंड, आई और बहुवचन के साथ, इसमें आई बहुवचन में काउंट होगा। आई और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक बार चेक करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। आई और बहुवचन के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। वर्ब हमारी क्या होती है? कोई भी कार्य जो हम करते हैं, खाना पीना सोना रोना धोना गाना, ये सभी हमारी क्या है? वर्ब होती है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में इसका सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद जो वर्ब होगी वो लेनी है उसकी फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूज करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, ये सिंगुलर के साथ होगा। ये स्ट्रक्चर हमारा सिंगुलर के साथ यूज होगा। प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। अब बात कर लेते हैं कि एस कब यूज होगा और ईएस कब यूज होगा। जब 2 सेंटेंस लिखते हैं, पहले मैं जाता हूं, वह जाता है और वह खेलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब में हम कौन जोड़ देते हैं। कौन जाता है, जब जो आंसर में आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन जाता है, तो मैं जाता हूं, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ये है, मैं। इसमें कौन जाता है, इसमें सब्जेक्ट वह है, और इसमें कौन खेलता है, वह खेलता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। अब बात करते हैं इनकी ट्रांसलेशन की। सबसे पहले आई हमने बताया है भी कि प्लूरल होगा। आई के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई गो। अब बात करते हैं वह जाता है, तो ही गो। वह खेलता है, ही प्ले। लेकिन अब बात आती है कि एक वचन के साथ हमें एस या ईएस लगाना है। अब हम इसमें ईएस का यूज करेंगे और इसमें एस का यूज करेंगे। अब हमने यहां पर कहा था कि एक वचन के साथ एस या ईएस लगाना है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि एस कब लगाना है और ईएस कब लगाना है, आइए अब बताते हैं आपको। यदि वर्ब का बाद का अक्षर, यानी कि हमारी कोई भी वर्ब होगी उसके बाद का अक्षर अगर एस हो, एच हो या ओ होगा तो हमें ईएस का यूज करना है। यदि इनके अतिरिक्त कुछ और होगा, यानी कि बाकी लेटर होंगे, बाकी अक्षर आए, तो एस का यूज करना है। अब देखते हैं हमने इसमें ईएस का यूज क्यों किया है, क्योंकि बाद का जो लेटर है हमारा वो ईओ है और ओ के साथ हमें ईएस का यूज करना है। यहां पर हमने एस का यूज इसलिए किया है क्योंकि बाद का अक्षर वाई है, और जब अक्षर बाद में वाई है तो हम यूज नॉर्मली एस का करेंगे। अब एक बात कर लेते हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में वाई होने पर एस ना लगाकर हमें आईएस लगाना पड़ता है। आइए देखते हैं। जैसे राम, वर्ब के बाद में वाई है, तो हम उसको आईएस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? राम चिल्लाता है या रोता है भी बोल सकते हैं। तो राम चिल्लाने की क्राई, और क्राई में हमें देखना है, एक क्राई है एक प्ले है, इसके भी बाद में वाई आया है और इसके भी बाद में वाई आया है। लेकिन
इसमें हमें ओनली एस लगाना है, लेकिन इसमें वाई को हटाकर आई ई एस का यूज करना है। ऐसा क्यों होता है उसको देखते हैं। यदि बाद का अक्षर वाई होगा और उससे पहले वोवेल है तो हम खाली एस का यूज करेंगे, ओनली एस का यूज होगा। अगर बाद का अक्षर वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को हटाकर हम आई ई एस का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा राम क्राइज। अब एक वर्ब ऐसी है जो जिसमें हमारा ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होगा, वो है हमारी वर्ब लाफ। हमने अभी आपसे बताया है कि एसएचओ वाले वाक्य में हमें ईएस का यूज करना है, लेकिन लाफ एक उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। यदि लाफ कहीं पर आए तो उसमें ओनली एस का ही यूज करेंगे हम। कैसे? मीरा हंसती है, मीरा हंसती है, तो मीरा हमारा सब्जेक्ट, लाफ्स। इसमें बाद में एच होने के बाद भी एस का यूज होगा। ये हमारे रूल का एक्सेप्शन है। ओनली वन वर्ब दैट एंड्स विद एच एंड यूज ओनली एस, नॉट ई एस। आशा है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। निगेटिव में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव में हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज का प्रयोग करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू का प्रयोग करना है। उसके बाद नहीं हो तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। अब निगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं यूज करना है, क्योंकि यहां पर एस ऑटोमेटिक आ गया है पहले से ही। तो एग्जांपल देखते हैं। वे लड़के हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वे लड़के यानी कि प्लूरल है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वे लड़के के लिए हम दोज बॉयज का यूज करेंगे। दोज बॉयज प्लूरल के होने के लिए नॉट, डू नॉट प्ले हॉकी। एक बात और बताते हैं, कोई भी हमारा खेल होगा उससे पहले हमें दा का यूज नहीं करना है। हॉकी, क्रिकेट, लूडो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, तो हमें दा का यूज यहां पर नहीं करना है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब एक सेंटेंस सिंगुलर का देखते हैं। वह फूल नहीं तोड़ती है। तो वह यानी कि लड़की है, तोड़ती है, तो दैट, सॉरी सी सिंगुलर होता है। सी डज नॉट प्लक फ्लावर। इस तरीके से हमारा निगेटिव का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। निगेटिव ही है, लेकिन निगेटिव में यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए, यदि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं आए, तो उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। कभी नहीं के लिए हमें नेवर का यूज करना है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जैसे हम एफर्मेटिव में यूज किया था ऐसे हमारा नेवर वाले वाक्य में यूज होगा। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है ऐसे ही नेवर वाले सेंटेंस में होगा। फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस का यूज करना है, अगर प्लूरल है तो एस या एस का यूज नहीं करना है। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही, नेवर। झूठ बोलने के साथ हमें टेल का यूज करना है, सच बोलने के साथ हमें स्पीक का यूज करना है। टेल अ लाई, ये हमारा सेंटेंस बन गया। लेकिन कमी क्या है? कमी ये है कि
हमने अभी बताया है कि नेवर वाले वाक्य में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो एस लगाना है, प्लूरल है तो नहीं लगाना है। तो ही सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर एस का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव हमारे टू टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 को हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं और टाइप सेकंड को हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में हमने पिछली क्लासेस में कई बार बताया हुआ है कि यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करना है, प्लूरल है तो डू का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट, अगर इसमें नहीं आए तो नोट का यूज कर देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एस का प्रयोग इसमें नहीं करना है क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या रीना कपड़े धोती है? क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्या स्टार्टिंग में आएगा, जब क्या स्टार्टिंग में आए तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। वैसे क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन जब ये वाक्य शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग हमें पहले करना है। रीना कोई भी नाम होगा वो सिंगुलर में होगा। डज रीना धोने की, वॉश कपड़े, द क्लॉथ्स। आशा है सिंगल इंट्रोगेटिव आपकी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य। सिंगल इंट्रोगेटिव को हम बोलते हैं एकल प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हेन, व्हाई, वेयर, यानी कि WH फैमिली जो भी होगी। उसके बाद डू या डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं है तो नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहां भी एस नहीं लगाना है क्योंकि हम पहले ही डू डज का यूज कर चुके हैं। वाक्य कैसे बनेगा, वे कहां जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है। हमारा प्रश्नवाचक शब्द इसमें आया है कहां। तो कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। दे हमारा प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए डू, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट दे और जाने की अंग्रेजी गो होती है। वेयर डू दे गो। अब हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट जो है उसका प्रयोग थोड़ा अलग होता है, तो वो भी डबल इंट्रोगेटिव में ही आता है। उसकी बात करते हैं हु वाले सेंटेंस की। अगर वाक्य में हु आए, हु मीन कौन आए या किसने आए। कौन या किसने की अंग्रेजी हु होती है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग टाइप का होता है। हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ये प्रश्नवाचक जरूर है लेकिन वाक्य ऐसे बनाना है जैसे अफर्मेटिव का हमने स्ट्रक्चर बनाया था। हु को हम राम मान सकते हैं, राम का यूज हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। कैसे, उसे कौन पीटता है। तो सबसे पहले यूज करना है कौन। कौन हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो कौन के लिए हु। अब बात कर लेते हैं पीटने की फर्स्ट फॉर्म बीट।
बीटने की फर्स्ट फॉर्म बीट, तो बीट में हम एस का यूज करते हैं क्योंकि बाद का जो लेटर है हमारा वो वोवेल नहीं है। अगर वोवेल हो तो ईएस का यूज करना है, तो वोवेल ना हो तो एस का यूज करना है। हु बीट्स, उसे के लिए हम हिम का यूज करते हैं, हु बीट्स हिम। अब बात करते हैं यदि इसमें निगेटिव आ जाए, जैसे प्रसिद्ध होना या बनना कौन नहीं चाहता है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लगा देनी है, हु। अब यहां पर हमें देखना है कि हु हमने बोला था कि आपको राम मानना है और राम सिंगुलर होता है। जब कौन एक आए तो हम इसको सिंगुलर मानते हैं। इसके साथ हमें डज का यूज करना है क्योंकि ये सिंगुलर है। हु डज नॉट, चाहने की अंग्रेजी वांट। अब होना या बनना की टू बी, और प्रसिद्ध की फेमस। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, हु डज नॉट वांट टू बी फेमस। अब लास्ट हमारा एक स्ट्रक्चर बचा है, उसके बारे में बता देते हैं। आज एक ही वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर किया है। यदि कहीं पर कौन दो बार आ जाए, यदि कहीं पर कौन दो बार आए, उन्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है, यानी कि वो एक से ज्यादा की बात कर रहा है। यहां पर ये प्लूरल का काम करेगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हु ऑल। हु ऑल मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है जब कहीं पर कौन कौन दो बार आए, तो हु ऑल। अब पढ़ाने की अंग्रेजी टीच होती है, लेकिन इसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्यादा की बात कर रहा है, न कि एक कौन की। हु ऑल टीच देम इंग्लिश। इस सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं, हु ऑल टीच इंग्लिश टू देम। ये देखते हैं, इसमें दो टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट आए हैं, एक ऑब्जेक्ट देम है और एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन होगा, जो पर्सन से रिलेटेड होगा, मीन, मी, हिम, हर, देम, और जो कोई वस्तु होगी तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं कि इनका यूज कैसे करना है। यदि हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज करते हैं तो हमें टू की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस में कर दिया, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले यूज करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट से पहले टू या फोर लगाना होता है। मोस्टली टू का यूज होगा, कुछ कंडीशन में फोर का यूज भी हम करते हैं। आज हमने एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर कर लिया है। आशा है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस। थैंक यू सो मच।